नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है नमस्ते स्कीम। तो आप ये जानिए, जो नमस्ते स्कीम है या नमस्ते जो योजना है, यह योजना जो है केंद्र सरकार की है। जैसे दो तरह की योजनाएं होती हैं, जैसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। एक ये होता है कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के फंडिंग करते हैं, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें केवल केंद्र सरकार पैसा देती है या भारत सरकार देती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो नमस्ते स्कीम है यह सेंट्रल सेक्टर है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसमें जितना फंडिंग होगा इस स्कीम को चलाने के लिए उसको केंद्र सरकार देगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नमस्ते स्कीम में आपको ये जानना चाहिए कि जो नमस्ते स्कीम है, इस योजना को जो बनाया गया, ये बनाया गया दो मंत्रालयों के द्वारा। एक है आपका सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक दूसरा आपका मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहने का मतलब जो शहरी आवास मंत्रालय होता है वह, इसको बनाया गया था इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा। साथ ही साथ जो यह स्कीम है, इस स्कीम को, क्योंकि यह स्कीम जो नमस्ते स्कीम है बेसिकली आप कह सकते हैं जो अर्बन आपका एरिया है, अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए इसको संचालित किया जाता है। जैसे जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नगर पंचायत की बात हो, तो ये जो नमस्ते स्कीम वो नगर पंचायत के क्षेत्रों के लिए है। क्लियर? ऐसे ही तो ये जो स्कीम है ये तो बना दिया गया, ये लागू कौन करता है? तो एक संस्था है, आप जानते होंगे, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मी वित्त विकास निगम। इसके द्वारा यह स्कीम संचालित किया जाता है, संचालित करता है NSFDC। इसके द्वारा यह स्कीम संचालित किया जाता है, जिसको बोलते हैं सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। आपको यह भी जानना चाहिए कि जो यह संस्था है, यह संस्था जो है एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसको संसद के द्वारा इसको बनाया गया है। साथ ही साथ इसी संबंधित सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक और संस्था है जिसको बोलते हैं नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन। यह भी जो है आपका वैधानिक संस्था है। और ये संस्थाएं क्या करती हैं कि जो आपका सफाई कर्मचारी है, खासकर अर्बन एरिया का, उनके पुनर्वास और उनका जो आप कह सकते हैं गरिमा और उनकी सुरक्षा को लेकर के ये संस्थाएं काम करती हैं। इस नमस्ते स्कीम में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लागू किया जाता है। ऐसे ही एक दूसरा आपका स्कीम है जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वह है PM स्वराज पोर्टल। PM स्वराज पोर्टल, PM स्वराज पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसका मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको कह सकते हैं शुरू किया गया है। इसमें किन चीज़ों को ध्यान दिया गया है कि किस तरह से जो समाज है हमारा, खासकर जो वंचित समुदाय है भारत का, डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिसमें SC ST OBC या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके उत्थान के लेकर के यह पोर्टल बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है, जैसे इसको स्वराज की बात करें तो समाज उत्थान रोजगार अधिकार पोर्टल है ये। ठीक, स्वराज में जो है, अगर स्वराज का मतलब जानना है तो इसका मतलब यह है कि समाज उत्थान रोजगार अधिकार पोर्टल है ये। किस तरह से जो है हम वंचित समुदाय को रोजगार दे सकते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार दे सकते हैं और उनको सशक्त कर सकते हैं। इसमें सरकार करेगी क्या कि 1 लाख लोगों को एक तरह से बिजनेसमैन बनाएगी और उनको जो है एंटरप्रेन्योर बनाएगी। इसके अंतर्गत क्या करेगी सरकार, उनको जो है क्रेडिट असिस्टेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब है ऋण सहायता देगी सरकार। ऋण सहायता दे करके उनको जो है विकास की धारा के साथ जोड़ा जाएगा। किसको?
जो अभी तक विकास की धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, जो कमज़ोर हैं, वंचित वर्ग हैं। ऐसे ही अभी एक और भी भारत के अंदर कह सकते हैं एक सम्मेलन हुआ है जिसको बोलते हैं भारत टेक्स। भारत टेक्स, टेक्स का मतलब यहाँ टेक्सटाइल से है, इसको भारत टेक्स 2024 कहते हैं। इसका जो सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है और इसमें बेसिकली फोकस ये किया गया है कि भारत के जो प्राचीन कह सकते हैं कि टेक्सटाइल का अनुभव है और जो एक बड़ी विरासत है हमारे पास बुनकरों का, हस्तकारों का, दस्तकारों का, उनको कैसे हम जो है आज के टाइम में जो मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कह सकते हैं जो मानक है, उसके हिसाब से कैसे फिट करें ताकि जो है हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो और भी ज़्यादा ग्रो करे। तो एक तरह से भारत टेक्स 2024 एक तरह का आप कह सकते हैं पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार क्या करती है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं और जो विदेशी लोग हैं उनको एक मंच पे लाता है और उनसे किस तरह से हम इस क्षेत्र में जो है नवोन्मेष ला सकते हैं। कहने का मतलब है किस तरह से हम इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे निवेश को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम और भी नई तकनीकी को विकसित कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को और अच्छा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के इस पर चर्चा किया गया। तो भारत टेक्स आप याद रखिएगा, ये दिल्ली में हुआ है और ये टेक्सटाइल को लेकर के है। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के योगदान की बात करें कि भारत में इसका क्या योगदान है खासकर हमारी अर्थव्यवस्था में, तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो कुल जीडीपी है उस जीडीपी में 2% का योगदान हमारा टेक्सटाइल सेक्टर करता है। साथ ही साथ जो औद्योगिक कुल आप उत्पादन करते हैं उसमें 7% जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट में आपका टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान है। साथ ही साथ अभी आप जानते हैं कि भारत में पीएम मित्रा स्कीम चल रहा है। वो पीएम मित्रा स्कीम बेसिकली आप कह सकते हैं टेक्सटाइल पार्क्स को डेवलप करना है, मेगा पार्क्स को डेवलप करना है ताकि जो है भारत टेक्सटाइल सेक्टर में आगे आ सके और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने जो टेक्सटाइल की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उनको निर्यात कर सके। और अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा सॉरी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका पीएम स्वराज पोर्टल के अंतर्गत आती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसे ही एक आपका अभी आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो भारत का राज्य है, अभी तक गोवा ही एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ पे समान नागरिक संहिता था और समान नागरिक संहिता का जो प्रबंध है आप कह सकते हैं ये हमारा संविधान जो है उस संविधान के अनुच्छेद 44 में है और ये 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। गोवा में जो आपका ये कह सकते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है ये 1867 से लागू है, लेकिन 1867 में आप जानते हैं भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, तो 1867 में जब लागू किया गया था तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था क्योंकि पुर्तगालियों का वहाँ पे शासन था। लेकिन आज़ादी के बाद आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, निजी कानून होता है जिसमें उत्तराधिकार की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के उपबंध होता है आपका समान नागरिक संहिता। कहने का मतलब है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब धर्म को ध्यान में नहीं रखा जाता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी उस राज्य के निवासी होंगे, उस क्षेत्र के निवासी होंगे, सबके लिए उनका जो कानून होगा वो समान कानून होगा। ये होता है समान नागरिक संहिता। ऐसे ही एक अन्य सवाल है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको भी आप जानिए कि अभी जो है सरकार के द्वारा एक ईंधन लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं इथेनॉल 100। क्या कहते हैं? इथेनॉल 100 इनिशिएटिव है। इथेनॉल 100, इथेनॉल 100 यह जो ईंधन है आप कह सकते हैं यह गैसोलीन का सब्स्टिट्यूट है। कहने का मतलब है कि गैसोलीन की जगह पर हम इथेनॉल 100 को उपयोग में ला सकते हैं। इस ईंधन की क्या खासियत होगी, यह कह सकते हैं आप कि
ये ग्रीनर है, हरित है। कहने का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो ये क्लीन है, स्वच्छ है और हरा है या हरित ईंधन है, जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से अच्छा है। इस ईंधन से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा आप ये समझिए कि जो भारत ने अपना टारगेट रखा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि हम इतना एमिशन कम करेंगे, कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, मीथेन एमिशन को, जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने में मदद मिलेगी इस प्रकार के ईंधन से। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरह से जो कॉस्ट है, जो हम इंपोर्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या अन्य देशों से ईंधन, वो भी हमारा कम होगा, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है वो कम होगी। तो ये भी जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप एक टॉपिक और जानिए, कभी हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक एजेंसी है UNDP, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा आपका SDI रिपोर्ट जारी किया गया है। और SDI रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत का जो रैंक है 193 देशों में 134वां रैंक है। और यह जो रैंक है 134, यह पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले रिपोर्ट की तुलना में सुधार हुआ है। और यह भी बताया गया है कि भारत का जो नंबर है या भारत ने इस रिपोर्ट में जितने अंक हासिल किए हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत मध्यम विकासशील देश की श्रेणी में आता है, मध्यम विकसित देश की श्रेणी में आता है, आप कह सकते हैं। साथ ही साथ भारत में जो यह रिपोर्ट आया है, क्योंकि यह रिपोर्ट 3 जो इंडिकेटर्स होते हैं उस पर बेस्ड होता है। एक होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, एक होता है इनकम, आय, और एक होता है आपका एजुकेशन। तो ये जो 3 हैं पैरामीटर, इन तीनों पैरामीटर में भारत में देखा जाए तो इस बार की रिपोर्ट में एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। और ओवरऑल की बात करें तो सबसे बेटर जो UNDP रिपोर्ट के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं विकसित और जहाँ पे मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा है, वो सब देश है आपका स्विट्ज़रलैंड है, फिर आपका स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पे है, फिर आपका नॉर्वे है, फिर आपका आइसलैंड है। तो ये देश हैं जो सबसे टॉप पे हैं। साथ ही साथ भारत का रैंक 134 है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये सभी सवाल जो है परीक्षा के लिहाज से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।